अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है फिक्सिंग एचटीएमएल बग्स कि अब एचटीएमएल के अंदर जितने भी एरर वगैरह या बग वगैरह आते हैं उसको कैसे हम हल कर सकते हैं या कैसे उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी एचटीएमएल या सीएसएस की कोडिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है, वो सारे का सारा उसके अंदर एक ही पेज के ऊपर वो क्या होता है कि कोडिंग वगैरह जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल पेज के ऊपर की जाती है। ठीक है, और उसको जब किसी ब्राउज़र के ऊपर रन किया जाता है तो वो हमें उसके लिहाज से जो भी आउटपुट होती है, जो हमने उसकी एचटीएमएल या सीएसएस के लिहाज से हमने कोडिंग वगैरह की होती है, ठीक है, तो उसके लिहाज से वो हमें क्या करता है, उसकी आउटपुट दिखा देता है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल कोई एरर वगैरह आ जाता है, ठीक है, आपकी एचटीएमएल या सीएसएस कोडिंग में, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जी आप उस पूरे पेज को देखते हो। ठीक है, पहला क्या होगा, लुक एट द पेज क्लोजली। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पूरे पेज को देखना है कि जी इसमें ये किस तरह का एरर जो है वो आ रहा है। अब आपने पूरे पेज को देखना, ठीक है, ज़ाहिर है आपने एचटीएमएल और सीएसएस तो की होगी। आपको सिंपली आप जब लाइन बाय लाइन उसके कोड को देखोगे, जी ये यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो आपने चूँकि किया हुआ है तो लिहाजा आप क्या करोगे, उसका लाइन बाय लाइन कोड रीड करोगे। ठीक है, और जहाँ पे उसको कोई आप समझते हो कि जी यहाँ पे ये हमारा एरर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वो आप क्या कर दो, उसको फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर कोई भी एरर वगैरह आ जाए तो आप जब उसके ब्राउज़र की चलाते हो इंस्टॉलेशन, या उसकी कह उसको ये कह सकते हैं कि जी जो ब्राउज़र की आप डिबगिंग चलाते हो, ठीक है, डायग्नोस्टिक डिबगिंग, तो वो क्या करता है कि वो आपको उसका लाइन बाय लाइन एरर भी शो करवा देता है। अब कुछ इस तरह के होते हैं, हमने तो नोटपैड के ऊपर काम किया, अब कुछ इस तरह के भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स या ठीक है आईडीज़ या इस तरह के भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि उसके जो भी हम हेडिंग वगैरह लिखते हैं उसके फ्रंट एंड जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और उसका जो एंड पॉइंट है वो हम अगर उसका स्टार्ट पॉइंट लिखते हैं तो वो एंड पॉइंट खुद ही उसका लिख देता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो एरर वगैरह आने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब सबसे पहले फिर क्या होता है कि पेज को जब देखा जाता है तो अगर तो इजीली बंदे को अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, यानी कि आपको लाइन पे ऊपर देखो, लाइन बाय लाइन देखो तो आपको पता चल जाएगा कि जी इसके ऊपर ये एरर है। तो आप क्या करोगे कि आप उस एरर को, जो भी उसके लेटर या कोई भी जो उसका एरर होगा, आप उसको एलिमिनेट करके आगे क्या करोगे, उसका रन पेज करना शुरू कर दोगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम जिसके हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे ये एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर, ठीक है, तो केस स्टडी के अंदर फॉर एग्जांपल एक एरर आ जाता है तो इसके रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें जो होंगी वो देखनी पड़ेंगी कि जो इस एरर को ख़त्म करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो सबसे पहले एरर वन आता है। अब यहाँ पे एक जो पिक्चर दी हुई है, ठीक है, बुक के लिहाज से जो केस स्टडी में दिया हुआ है वहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है। अब पिक्चर में क्या हो रहा है कि जी वो पिक्चर जो है वो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही है, वो पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही, ठीक है, जिसकी वजह से तो सबसे पहले क्या, जो हमने पीछे डिबगिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह पढ़ी हैं, ठीक है, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स वगैरह पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम उसको फॉलो करते हुए हम एरर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या, डिटरमिन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मसला क्या है। जो पेज के ऊपर एरर वगैरह आ जाता है उसको देखना चाहिए कि ये एरर किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये अगर पिक्चर का आ रहा है तो यहाँ तो इसका पिक्चर का पाथ नहीं ठीक, ठीक है, एरर सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जी ये एरर किसका है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि जी ये पिक्चर का यही एक एरर है। ये जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, मिसिंग द बुक कवर, यानी कि जो भी बुक के ऊपर कवर है, ये जो पिक्चर वगैरह आपको दी हुई है ये उसी के रिलेटेड एरर है जो कि हमें पेज के ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो दूसरा स्टेप होता है कि एलिमिनेट द ओबीवियस एरर। अगर आपको अब पता चल गया जी हमारा एरर ये है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एरर है क्या, या हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जी जो पेज है, ठीक है, बुक कवर का पेज, वो हमें ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब उसके बाद
क्या करना है कि अब आपको पता चल गया कि जी ये इस तरह का ये एरर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब उसका मुकम्मल तौर पर आपको यकीन हो जाए कि हमारा यही एरर है, तो आपने क्या करना है, उसको एलिमिनेट करके ख़त्म कर देना। उसके बाद अब यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल है। सबसे पहले अगर तो पिक्चर पे HTML के पेज के ऊपर आपको कोई पिक्चर वगैरह ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही, तो इसका तो मेन यही है कि या तो इसका पाथ गलत है या इसके अंदर मुख्तलिफ और तरह से स्टाइलिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एरर वगैरह वो आ जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी आपने देखना है कि जी इसका पाथ देखना, चेक करना क्या जो हमने पिक्चर का पाथ दिया हुआ है वो ठीक है, ठीक है। अब अगर तो वो पिक्चर का पाथ ठीक है तो फिर तो ठीक है जी, लिहाजा हमारे पास जो पिक्चर का जो पाथ है उसका हमारे पास कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसका पाथ ही नहीं दिया हुआ, यानी जिस फोल्डर के अंदर आपने वो पिक्चर वगैरह रखी हुई है, ठीक है, उस फोल्डर का पाथ ही यहाँ पे ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे पाथ का ही एरर होगा। तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा और उसका जो मेन पाथ होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद है फोकसिंग द सर्च। अब क्या करना है कि आपने ये देखना है कि सबसे पहले कि हमारे पास कौन सा जो एरर है, ठीक है, डिटरमिन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को देखना, पहले आपने देखा है कि ठीक है, आपने ये देखा है कि जी हमारे पास पाथ को सबसे पहले चेक किया पिक्चर के थ्रू। अब पहले ये देखा है कि जी अगर तो वो एरर है तो ठीक है, उसको ठीक करेंगे तो ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जितने भी एरर वगैरह उसके अंदर होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर उसके अंदर एरर नहीं है तो फिर आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी एक कोई ना कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। पाथ देखा, पाथ ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ स्टाइलिंग यानी कि CSS को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो कि जी उसकी स्टाइलिंग के अंदर एरर आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी पिक्चर की स्टाइलिंग दी हुई है, ठीक है, स्टाइल लिखते हुए आपने क्या किया कि जी आपने इसका जो फ्रंट स्टार्ट टैग है, ठीक है, वो आपने लिख दिया, लेकिन इसका एंड टैग जो वो आपने नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा कि इस तरह का जो एरर होगा वो स्टाइलिंग एरर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हम जब भी कोई भी CSS HTML के अंदर CSS लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक स्टाइल का जो टैग होता है उसको इस्तेमाल करते हुए हम CSS की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टाइल के अंदर ही उसको इस्तेमाल करके लिख के हम क्या कर सकते हैं कि उसको HTML के पेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका स्टाइलिंग एरर ठीक है तो आपने क्या करना है, उसको आपने ठीक करना है कि जी आप किस तरह स्टाइलिंग एरर को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी उसका स्टाइल का जो एरर वगैरह होगा आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद तो फिर क्या होगा कि सिंपल जो भी स्टाइलिंग वगैरह का एरर आपके पास आएगा, ठीक है, आगे यानी कि जिस तरह उसका जो फ्रंट स्टार्ट टैग है वो तो आपने लिखा हुआ, लेकिन जो उसका एंड टैग है वो आपने नहीं लिखा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, लिहाजा उसको एंड टैग को फिर लिख के हम क्या करेंगे, उसको जो एरर होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा एरर हो सकता है वो पैडिंग एरर हो सकता है। पैडिंग एरर क्या होता है कि पैडिंग सिंपल एक CSS की ये कह लें कि एक ख़ास किस्म का ये एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि जो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान या जो ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है, ये कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस वगैरह है वो मुहैया करने में मदद देता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों का कोड एक ही लिखते हो लेकिन आप ये चाहते हो कि इन दोनों के दरमियान को फ़र्क वगैरह हो थोड़ा सा, तो फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे पैडिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक मार्जिन होता है, दूसरा पैडिंग होती है। अब मार्जिन जो होता है, मार्जिन क्या होता है कि वो आपका फ्रंट वो बॉटम से होता है, वो टॉप से होता है, ठीक है। मार्जिन के लिहाज से क्या होता है कि आपको वो आपको जगह बतानी पड़ती है कि हमने कितनी जगह इसके लिए छोड़नी है, यानी बॉटम से कितनी जगह हमें चाहिए, राइट साइड से कितनी जगह चाहिए, लेफ़्ट साइड से कितनी जगह चाहिए। तो इसका लेकिन जो पैडिंग होती है, पैडिंग में आपने क्या करना होता है कि सिंपल आपने आप फॉर एग्जांपल आपने पैडिंग 20 पॉइंट नीचे करनी है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि आप पैडिंग 20 पिक्सल के इक्वल उसको पैडिंग लिख के आप क्या कर सकते हो, उसको पैडिंग का भी एरर ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि पिक्चर जो होगी वो बड़ी होगी, अगर तो वो पिक्चर किसी दूसरी पिक्चर के साथ इस तरह डिटैच हो जाए तो इस वजह से भी वो एरर आ जाता है। तो फिर क्या करेंगे कि हम पैडिंग को यूज़ करते हुए
ठीक है, इसकी पैडिंग के यानी इसके दरमियान जो फासला होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं कि इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरर नंबर 3 है बैड सेलेक्टर है। अब यहाँ पे कुछ मतलब क्लासेस वगैरह जो होती हैं वो सिलेक्ट की होती हैं, ठीक है। तो इनके सेलेक्ट करने की वजह से फिर क्या होता है कि अगर आपको क्लास जो होती है वो बैड सेलेक्ट कर लेती हो, ठीक है, यानी स्टाइलिंग वगैरह जो क्लास उसको आपने ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसकी स्टाइलिंग की वजह से ही फिर क्या होगा कि यानी कि CSS के ठीक ना होने की वजह से भी इसके ऊपर एरर आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इसकी जो सिलेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने क्लास या सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, HTML के लिए CSS के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर आप अगर तो वो ठीक सेलेक्ट की हुई है तो वो आपकी स्टाइलिंग को उसके मुताबिक वो कर देगी, लेकिन अगर आपने उसको ठीक तरह से नहीं किया हुआ तो फिर वो क्या करेगी कि आपकी स्टाइलिंग को वो ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से जो एरर वगैरह होता है वो स्टाइलिंग की वजह से भी वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, यानी इसको बैक सेलेक्टर कहा जाता है। उसके बाद एंड ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि कभी कभी ये होता है कि जी अब जब हम भी CSS लिखते हैं तो CSS के एंड पे हम क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। अगर कभी कभार वो ब्रैकेट ना डालें तो CSS की वजह से इसके ऊपर भी वो इशू वगैरह जो होता है वो दे सकता है। तो लिहाजा एंड के ऊपर आपने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि इसके ऊपर यानी सेमी कलर वगैरह मौजूद है, ठीक है, इसकी जो सिंटैक्स वगैरह सारा वो ठीक है, ठीक है। तो वो सारे को जब आप देखेंगे तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, वो आपका जो एरर फाइंड करने में एक बहुत हेल्पफुल वो साबित होगी। उसके बाद डिवाइडिंग ऑफ द प्रोसेस, ये इसी तरह टेक्निक है कि किस तरह आपने क्या करना है कि जो वर्क करने वाले पार्ट्स हैं जो ना और जो वर्क नहीं कर रहे, आपने क्या करना है उन सब को अलग अलग कर देना, ठीक है। और फिर जो तो वर्क कर रहे होंगे तो उनमें से फिर आपको ये पता चल जाएगा कि जी ये तो वर्क कर रहे हैं लिहाजा इनमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो वर्क नहीं कर रहे होंगे आपको फिर उनमें से फाइंड करना पड़ेगा जी इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि आपस में वर्क नहीं करता। तो फिर इस तरह क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जो भी हम मुख्तलिफ एरर वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं उसको दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद उसको फिर क्या किया जाता है कि जो तो ठीक तरह से हिस्सा काम कर रहा होता है उसको तो हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यानी आधा हमारा काम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है एरर को। तो जो उसका आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि क्या वो ठीक तरह से उनमें से अब कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो काम नहीं कर रहा। तो इस तरह आप उसको डिवाइड करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको आगे इस तरह वर्क कर सकते हो। उसके बाद अब एरर नंबर 4 है, ठीक है, चौथा एरर अननोन प्रॉपर्टी। अब इस तरह होता है कि कभी कभी आप CSS के अंदर या HTML के अंदर आप इस तरह की चीज़ें लिख देते हो कि जो कि उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। अब सिंपल सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है जिस तरह के ई कैप्शन अलाइंग, ठीक है। अगर आपने CSS के जो लेक्चर वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किए थे आपने वो सुने होंगे तो वो आपको इस तरह की चीज़ों की समझ होगी, ठीक है। अगर कैप्शन अलाइंग क्या किया जाता है कि उसको लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे अलाइंग इस तरह किया जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि कैप्शन जो होता है उसके साथ अलाइंग नहीं आता, ठीक है, बल्कि उसके साथ क्या होता है कैप्शन साइड आती है। अगर तो आपने इस तरह की एरर वगैरह उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी कैप्शन अलाइंग होगी क्योंकि ये CSS के अंदर किसी भी जगह पे यूज़ नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा जब वो CSS के अंदर यूज़ नहीं होगी तो फिर लिहाजा वो क्या कहेगा कि जी ये जो प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की है ये मेरे लिए तो अननोन प्रॉपर्टी है। तो आप फिर क्या करोगे, लिहाजा आप कैप्शन अलाइन को कैप्शन साइड के साथ रिप्लेस करोगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो भी आपका जो अननोन प्रॉपर्टी का एरर वगैरह होगा वो रिमूव हो सकता है। उसके बाद एरर नंबर 5 आप क्या होता है कि जब कोई भी मुख्तलिफ एक स्पैन वगैरह आप डिफाइन करते हो, डिव वगैरह स्पैन वगैरह, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ पोर्शन को आप डेडिकेट अब वो मखसूस करने के लिए आज़ार डिव वगैरह या स्पैन वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो अक्सर औकात क्या होगा कि अगर आपका कोई एरर इस तरह का आ जाता है कि जी आपने जो स्पैन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने किसी एंड टैग पे उसके साथ स्पैन की जगह आपने उसको स्पैम लिख दिया, तो लिहाजा इस तरह के जो एरर जो होते हैं HTML CSS में लिहाजा इस तरह के एरर ज़्यादातर यही आते हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी अननोन होती है, आप इस तरह की लिख देते हैं कि उसको समझ नहीं आती कि क्या करना है, या उसका क्या होता है कि आप उसके एंड टैग या क्लोजिंग टैग में इस तरह की कोई ना कोई एरर वगैरह डाल देते हो जिसकी वजह से जब कोई उसके वर्ड का एरर आता है तो जिसकी वजह से उसके अंदर भी एरर वगैरह आना शुरू हो जाता है।
तो ज़्यादातर इसी वजह से ये एरर वगैरह जो होते हैं ये आते हैं कि जी जो इसके अंदर आपने वर्डिंग वगैरह गलत लिखी होती है या कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह की डिफ़ाइन की होती है, या आप उनके दरमियान मखसूस फासला नहीं रखते जिसकी वजह से उनके दरमियान जो चीज़ें जो होती हैं वो फ्रंट एंड के ऊपर ठीक तरह से शो नहीं होती। उसके बाद एक और एरर फ़ॉन्ट साइज़ का एरर हो सकता है। ठीक है, अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो बहुत बड़ा करके लिखा होगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने की वजह से भी क्या होगा कि जी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा तो इसके चूँकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं को कवर करेगा, तो लिहाजा इसकी वजह से भी फिर वो एरर वगैरह जो होगा वो आ सकता है। तो लिहाजा आपको क्या करना चाहिए कि जो भी फ़ॉन्ट साइज़ होगा, ठीक है, वो आपको कम अगर आपका उसको कम करेंगे, देख सकते हैं कि जी क्या इसके वजह से ये एरर जो होगा वो ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करके भी आप उस एरर को क्या कर सकते हैं कि ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ के अब इंसान अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने खुद भी एडजस्ट करना होता है फ़ॉन्ट साइज़ के, इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। हेडिंग वगैरह के भी अलावा जो उसके टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंसान खुद भी डिफाइन कर सकता है CSS में जाके कि फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 100 पिक्सल, या जितना भी वो आप उसको डिफ़ाइन करना चाहो आप चाह के उसको वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये था तो ये लेक्चर था, ठीक है, जो ये ज़्यादातर बेसिक किसके रिलेटेड था कि जी HTML के अंदर आप जो बग्स वगैरह होते हैं आप उनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कुछ इस तरह किस्म के बग वगैरह आते हैं और आप उनको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली इसकी मेन यही है कि आपको जितने भी टैग्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं वो आपको आने हो चाहिए, और उनका जो इस्तेमाल है ठीक तरह से वो अगर आपने किया होगा तो उम्मीद है कि इसके अंदर कोई भी गलती वगैरह जो कि वो नहीं आएगी। तो लिहाजा कोशिश करें आप इसके ऊपर करीब पाने की, क्योंकि HTML और CSS जो होते हैं ये जितनी भी किस्म की आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, ठीक है, जो आपको सामने नज़र आ रही होती हैं ये सारी की सारी HTML और CSS के साथ ही बनी हुई होती हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें इसके ऊपर ग्रिप हासिल करने की, और ये आगे आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप इसके मदद से क्या कर सकते हो कि आप अपना फ्रंट एंड के थीम वगैरह जो हो सकते हो HTML CSS को यूज़ करते हुए आप वो बना के कोई ऑनलाइन मार्केटिंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेच सकते हो, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने आज मुख्तलिफ़ तरह के एरर्स के ऊपर बात की है कि किस तरह HTML या CSS के अंदर मुख्तलिफ़ एरर्स वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।